Detail. My name is Neha Singh and today we are going to discuss very important topic that is counter current mechanism. लास्ट के सेशन में हमने डिस्कस किया था, लास्ट मैकेनिज्म को पढ़ा था और समझा था। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म को। तो आइए समझते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का मीनिंग समझते हैं। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टे डायरेक्शन में, एंड करंट का मतलब होता है आपका करंट मीनिंग फ्लो। करंट का मतलब हो जाता है फ्लो, यानी कि फ्लूइड का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा हमारे नेफ्रॉन के अंदर में, जिसके हेल्प से क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, इसी टॉपिक को हम समझेंगे, दैट इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और भी सारे वीडियोस आप देखोगे कि हमने नेफ्रॉन के टिपिकल स्ट्रक्चर को पढ़ा हुआ है, जिसमें हमें पता है कि नेफ्रॉन के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जिसे मल्टीडियन कॉर्पस्कल्स कहते हैं, है ना, और उस मल्टीडियन कॉर्पस्कल्स में आपका आता है ग्लोमेरुलस। क्या आता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये ग्लोमेरुलस है क्या, ये कैपिलरी का गुच्छा है जिसके दो आर्ट्रियोल है। ये आर्ट्रियोल जो कि हार्ट से ब्लड को लेके आ रही है, ये कहला रही है एफरेंट आर्ट्रियोल। वैसी आर्ट्रियोल जो हार्ट से इम्प्योर ब्लड नेफ्रॉन के अंदर फिल्टर्ड होने के लिए ला रही है, दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, अब ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, इसके हेल्प से इम्प्योर ब्लड ये पूरे ग्लोमेरुलस में फील्ड हो रहा है, और ये किस आपका ऑस्मोलैरिटी के साथ फील हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी ग्लोमेरुलस का, वो होगा 1100 to 1200 ऑस्मोल पर लीटर। अब एफरेंट आर्ट्रियोल एक हिस्सा हो गया जिससे इम्प्योर ब्लड आ रहा है, दूसरा हिस्सा जिससे कि प्योर ब्लड जो है वो आपका किडनी से बाहर आपका भेज दिया जा रहा है। तो जो हिस्सा प्योर ब्लड को लेके जा रहा है ये कहला रहा है इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल कह दिया इसको। अब देखो बाउमेन कैप्सूल, जिसमें आपकी कैपिलरी की गुच्छा जो है, यानी टफ ऑफ कैपिलरीज जो है वो आपका एक्सपैंडेड है, दैट इज कॉल्ड BW बाउमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया कि ये मल्टीडियन कॉर्पस्कल्स का पहला पार्ट नेफ्रॉन का, दूसरा ये आपका हो गया ये जो आगे की तरफ घूमी हुई जो नली थी, दैट इज कॉल्ड PCT। फिर हेयर पिन का स्ट्रक्चर जो था वो लूप ऑफ हेनले था, है ना, लूप ऑफ हेनले कहला रहा था। फिर उसके दो लिम्स थे, एक असेंडिंग एक था डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले था। फिर दूसरा जो हिस्सा था वो कहला रहा था असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, मैंने शॉर्ट लिख दिया है DLOH, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ALOH असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो सेक्शन था जो पीछे की तरफ घूम रहा था, दैट इज कॉल्ड DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जिस ओपनिंग में खुल रहा था, डक्ट में खुल रहा था, वो कहला रहा था कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे यूरिन जो है कंसंट्रेटेड हो रही थी, है ना। तो यही आज हमें समझना है कि यूरिन कैसे कंसंट्रेटेड होती है और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड कैसे फ्लो करता है ना। और देखो ये जो टिपिकल नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के चारों तरफ, है ना, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये आगे चल के क्या बनाती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और फर्दर इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो कि ये आपका इस वे में रहता है, इन दिस वे, और ये जो है आपका लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चल रही होती है, यानी कि लूप ऑफ हेनले के जो पैरेलल चलेगी कैपिलरी, दैट इज कॉल्ड वैसा रेक्टा। क्या कहलाएगा, वैसा रेक्टा।
यहीं पे मैंने डायग्राम भी बनाया है वैसा रेक्टा का, ठीक है। सो जो कि लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करती है उसे कहते हैं वैसा रेक्टा, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि फ्लूइड का जो फ्लो है वो कैसे कैसे होता है ना, ऑस्मोलैरिटी कैसे बढ़ती है, ऑस्मोलैरिटी कैसे घट रही है, ये पूरे काउंटर करंट मैकेनिज्म है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है, और यही बेसिक जानकारी के लिए मैंने आपको एक छोटा सा डायग्राम की हेल्प से मैं आपको आज समझाऊंगी, है। एक अब 3 apparatus ले लिया, 3 वाटर टैंक, पहले वाटर टैंक को A कह दिया जिसमें वाटर जो है वो 10 लीटर है, कितना है 10 लीटर, और इसमें शुगर कितना है 5 स्पून शुगर है ना। एक वाटर टैंक जिसमें 10 लीटर पानी और उसमें घुला हुआ चीनी 5 चम्मच, तो 1 लीटर में कितना आ जाएगा, 1 लीटर में हाफ स्पून शुगर आ जाएगा। अगर हम 1 लीटर पानी निकालते हैं इस टैंक से तो इसमें चीनी का जो मॉलिक्यूल्स है जिसे सॉल्यूट कहते हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट निकल के आएगा हाफ स्पून, ठीक है। यानी कि इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है, हाफ स्पून। ऑस्मोलैरिटी इज मेजर्ड और डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन जो है आपका, इस सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, इसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करनी ही है। ये ए वाला जो टैंक है इसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करनी है, तो इस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी हमें इंक्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे, या तो हम क्या करेंगे वाटर को बाहर निकाल लेंगे, है ना। जब वाटर को हम बाहर निकालेंगे, यानी पहले 10 लीटर वाटर को डाला था, अब इस वाटर को कम करके 5 लीटर वाटर कर दिए बी टैंक में, और शुगर का कंसंट्रेशन हम रहने दिए एज इट इज 5 टेबल स्पून शुगर। तो 1 लीटर में आपका कितना आ गया, 1 लीटर में आपका आ गया 1 स्पून, यानी कि 1 लीटर पानी निकालेंगे तो 1 चम्मच आपका शुगर होगा, है ना। अब देखो ये तीसरा वाला जो टैंक है दैट इज कॉल्ड सी लिख दिया। अब इसमें क्या है कि इसमें पानी की क्वांटिटी जो है वो 10 लीटर की 10 लीटर ही है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है कि पानी को एज इट इज 10 लीटर ही छोड़ दिया, लेकिन सॉल्यूट जो है वो इंक्रीज कर दिया। सॉल्यूट कितना, सॉल्यूट भी 10 स्पून, पानी 10 लीटर, 10 चम्मच चीनी दी, तो 1 लीटर में कितना आ जाएगा 1 स्पून। यानी कि अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन में, यानी किसी भी सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ानी हो, तो या तो हम उस सॉल्यूशन से वाटर निकाल लें, या तो हम उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट को क्या कर दें, ऐड कर दें। इसका कंक्लूजन तो यही निकल के आता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन से हमें ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करनी है, तो या तो हम उसमें से पानी निकाल के उसको आधा कर दें, या फिर उसी पानी में और जो है चीनी मिला दें, जिसे सॉल्यूट कह रहे हैं, है ना। अब ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया है, यही क्या है आपका यहाँ पे आपका इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में यूज होने वाला है। तो देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है ना। इस वाले एफ्रेन आर्टेरियोल से क्या हुआ, आपका ब्लड, इम्प्योर ब्लड जो है ग्लोमेरुलस में बढ़ा, और जैसे ही ग्लोमेरुलस में ब्लड फील्ड हुआ तो वहां पे ये जो आपका ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितना था, 1100 टू 1200 ऑस्मोल पर लीटर। अब ये एफ्रेन आर्टेरियोल से क्या है, आपका प्योर ब्लड जो है निकाल दिया जा रहा है किडनी के थ्रू, एग्जिट कर दिया जा रहा है, किडनी से बाहर निकाल दिया जा रहा है। अब ये ग्लोमेरुलस के पास एक फिल्ट्रेट प्रेजेंट है, ये फिल्ट्रेट क्या कर रही है, इम्प्योर ब्लड से, है ना, जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो इस बाउमेंस के कैप्सूल को दे दिया, है ना, और बाउमेंस के कैप्सूल को दे दिया, और फिर ये बाउमेंस के कैप्सूल ने क्या किया, इस फिल्ट्रेट को आपका धीरे धीरे करके नीचे ट्यूब की तरफ उतारना शुरू कर दिया, है ना।
इस वे में ट्यूब से नीचे नीचे करके आपका ये पूरा फिल्ट्रेट जो है आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। देखते जाओ ध्यान से, है ना, इस वे में। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो आपका होता है 125 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड को कितना छानती है, 125 ml पर मिनट। और अगर पूरा दिन का देखें तो 180 लीटर, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही फिल्ट्रेट इस आपके ट्यूबुलर सेक्शंस में आता है, जैसे कि पहले पीसीटी में आया, तो वहां पे ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है आपकी 300 ऑस्मोल पर लीटर। और हमें पता है कि किडनी के दो हिस्से होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और दूसरा होता है मेडुला। तो कॉर्टेक्स में क्या क्या आता है, कॉर्टेक्स में आता है आपका ग्लोमेरुलस आता है, फिर बाउमेन्स का कैप्सूल आता है, पीसीटी आता है, डीसीटी आता है और कलेक्टिंग डक्ट का कुछ पार्ट आता है। लेकिन वही हम मेडुलरी रीजन में देखते हैं तो आपका लूप ऑफ हेनले आता है ना, फिर आपका आता है कलेक्टिंग डक्ट आता है। तो देखो, लूप ऑफ हेनले के भी दो हिस्से होते हैं, एक आपका कहलाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और दूसरा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो आपका क्या करती है, वाटर परमिएबिलिटी होती है, यानी वाटर को बाहर निकालने की कैपेसिटी जो है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पास है। यानी जितनी भी फिल्ट्रेट है जो कि आपकी ट्यूबुलर रीजन से बह के जा रही है उसमें इम्प्योरिटीज के साथ साथ यूजफुल सब्सटेंस भी है। वैसे यूजफुल सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, जैसे कि यूजफुल सब्सटेंस के तौर पे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है ना, बहुत सारी चीजें जो है वो बह के इस वाले सेक्शंस में आ रही है। विटामिन्स है, फिर आपका वाटर है ना, फिर सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो उन सारे जो भी यूजफुल सब्सटेंस है उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि हमारी बॉडी को जरूरत है ना। तो ये क्या है आपका जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये वाटर की परमेबिलिटी होती है, यानी वाटर को क्या भेज दिया, इंटरस्टिशियम फ्लूइड में भेज दिया, है ना, इंटरस्टिशियम फ्लूइड में भेज दिया। अब ये देखो, अब जैसे जैसे आपका यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी जो था वो 300 ऑस्मोल पर लीटर था, अब इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज करते चली गई, 300 से 400 हो गई, फिर 600, फिर आपका 800, फिर यहाँ 1000 और यहाँ पे टिप पे आपका 1200 ऑस्मोल पर लीटर हो गई। ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, पहले 300 थी, है ना, 300 ऑस्मोलैरिटी थी यहाँ पे आपका कॉर्टेक्स रीजन में, है ना। और जैसे जैसे ये आगे आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो कि वाटर के लिए परमिएबल होता है, यानी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो ऑस्मोलैरिटी क्या की, इंक्रीज होते चली गई। यानी बात वही हुई कि ये एक जो फिल्ट्रेट था, इस फिल्ट्रेट को क्या किया, इस फिल्ट्रेट से जब मैंने 10 लीटर का जो पानी था उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि उसको बाहर निकाल दिया पानी को, तो ये बच गया 5 लीटर पानी। और 5 लीटर पानी यानी कहने का मतलब ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज कर गई। अब ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर गई, यहाँ पे 1200 ऑस्मोलैरिटी जो कि आपका टिप पे हाई है। फिर जैसे ही आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ बढ़ रही है, जो कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आपका सोडियम कह रही हूँ Na+ और Cl- यानी इलेक्ट्रोलाइट की परमेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट की परमेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या कर रही है, रीनल ट्यूब्यूल से ये सोडियम और सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब कर ले रही है और इसके कंसंट्रेशन जो कि 1200 था कंसंट्रेशन, ये आपका अब क्या हो गया, आपका फिर से ये कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज करता चला जाएगा। यानी 1200 से आपका अब 1000 आ गया, फिर 800, फिर आपका 600, है ना, 400
और ये फाइनली यहाँ पे 300, यानी कि जिस जगह पे यानी कॉर्टेक्स रीजन पे 300 से स्टार्ट किया था वहीं यहाँ पे भी आपका डीसीटी पॉइंट पे 300 ऑस्मोल पर लीटर आपका क्या हो गई, ऑस्मोलैरिटी हो गई। यानी ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, यानी कि कंसंट्रेशन कैसा हो गया, आइसोटोनिक हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे भी 300, यहाँ पे भी 300। ये जो आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है जहाँ पे आपकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज हो गई, ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि पहले हमने वाटर निकाला, अब उसमें से हमने इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्ट भी निकाल लिया, तो जो फिल्ट्रेट था वो कंसंट्रेटेड होता चला गया और ये फिर से वापस 300 ऑस्मोल पर लीटर में के ऑस्मोल पर लीटर के पास आ गया, यानी कि इसके बराबर आ गया। तो इसको कह दिया आइसोटोनिक हो गई ये कंसंट्रेशन। अब क्या है कि जैसे ही ये डीसीटी वाले है ना, जैसे कि ही ये डीसीटी वाले में ये आगे की तरफ बढ़ेगी फिल्ट्रेट, तो यहाँ पे हमें पता है कि आपका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि यहाँ पे भी वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा। और ये वाटर और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एडीएच और आपका होगा एल्डोस्टेरॉन। एडीएच और एल्डोस्टेरॉन मिलके क्या करेंगे, ये दोनों हार्मोन मिलके आपका H2O और Na यानी सोडियम का आपका क्या करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। यानी कि जो यूरिन कंसंट्रेटेड होके आपका 300 ऑस्मोल पर लीटर हो गई थी, अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा। जैसे ही वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ये यूरिन क्या हो जाएगी आपकी, ये यूरिन की ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आगे चल के फिर आपका ये कलेक्टिंग डक्ट में उतर जाएगा। ऑस्मोलैरिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी एडीएच जो कि आपका हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, जो कि आपके वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्डोस्टेरॉन आपका एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलता है, जो कि आपका सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिस कंडीशन में हमारी बॉडी को आपकी वाटर का कमी महसूस होती है तो ये दोनों हार्मोन आपका क्या करती है, पानी की कमी को पूरा करती है और हमारे बॉडी के फ्लूइड का बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। अब क्या हुआ, अब जैसे ही आपका ये यूरिन क्या हो रहा है और कंसंट्रेटेड हो गया डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन के कारण, तो अब यूरिन अब ये आगे चल के बढ़ के उतर गई आपकी डीसीटी वाले रीजन में। जैसे ही डीसीटी में आई तो डीसीटी में भी फिर क्या हुआ, और यूरिन कंसंट्रेटेड हो गई, यानी कि यूरिन अब और कंसंट्रेटेड इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे भी आपका एडीएच का प्रभाव है, तो वाटर जो है रीअब्जॉर्प्शन हो के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भेज दिया जाएगा। जहाँ पे लग रही है बॉडी को कि वाटर की कमी है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इसे छोड़ दिया जाएगा और साथ साथ में ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड के आपके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, आयनिक बैलेंस के लिए कुछ अमाउंट में यूरिया भी सीक्रेट किया जाता है। तो यानी H2O और यूरिया दोनों कलेक्टिंग डक्ट से फिर से क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा और फाइनल एंड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे जो यूरिन बनेगा वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा और यही यूरिन को क्या है, बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा यानी रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये आपका पूरा प्रोसेस है जिसके हेल्प से कंसंट्रेटेड यूरिन बन रहा है। अब हम देखते हैं कि काउंटर करंट यानी यूरिन जो है यानी फ्लूइड का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में कैसे हो रहा है। एक तो आप देख लो यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले।
ये दोनों जगह पे क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपका ये हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो वाटर आपका फ्लूइड जो है आपका इस वे में फ्लूइड आपका बह रहा है, यानी ऊपर से आपका नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये दोनों देखे जगह पे कंडीशन पे, तो दोनों जगह पे क्या देखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड बह रहा है दोनों ट्यूब में। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में नीचे की तरफ आपका फिल्ट्रेट नीचे की तरफ उतर रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका फ्लूइड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो एक पहला क्या हो गया यहाँ पे आपका काउंटर करंट जो है, यानी फ्लूइड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो किया। और दूसरा जो कि वाजर रेक्टा जो कि यहाँ से क्या करके लेके आ रही है, ब्लड को, यानी कि जो खून जो था प्योर ब्लड था उसको क्या कर रही है आपका नीचे की तरफ से, यानी कि असेंडिंग वैजा रेक्टा है ना, और ये क्या है डिसेंडिंग वैजा रेक्टा। तो असेंडिंग वैजा रेक्टा में जो ब्लड है ना, वो क्या कर रही है आपका नीचे की तरफ आपका बह के फिर ऊपर की तरफ उठ रही है। तो यहाँ पे भी देखो जो ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड क्या हो गया काउंटर करंट, यानी फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर हम ये दोनों वाजा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले दो के एक दूसरे के पैरेलल चलता है, पैरेलल रन कर रही है, अगर इन दोनों के फ्लूइड के डायरेक्शन में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि डिसेंडिंग वाजा रेक्टा और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये दोनों का जो लिम्स है वो दोनों के लिम्स में फ्लूइड का डायरेक्शन अपोजिट है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। और वही सेम असेंडिंग वाजा रेक्टा और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इन दोनों के भी फ्लूइड के डायरेक्शन में क्या है अपोजिट फ्लो है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो ये कंडीशन तीसरा, यानी कि तीन जगह पे क्या है आपका थ्री प्लेसेस पे जो फ्लूइड है वो अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो कर रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है ना। और इसी के हेल्प से क्या हो रही है यूरिन का भी फॉर्मेशन हो रहा है और यूरिन कंसंट्रेटेड हो रही है। इनिशियली यूरिन क्या थी आपकी कॉर्टेक्स वाले रीजन में 300 ऑस्मोल पर लीटर थी, अब क्या हो गई यूरिन काफी कंसंट्रेटेड हो गई, चेंज हो गई, हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट बन गई जिसे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कह रहे हैं, है ना। कैसे बनी ये आप सभी ने देखा है ना। अब देखो यहाँ पे मेडुलरी रीजन में जो आपका मेडुलरी रीजन में जो फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है वो 1200 ऑस्मोल पर लीटर होता है, ये याद रखना। और कॉर्टेक्स रीजन में आपका कितना होता है 1100 to 1200 ऑस्मोल पर लीटर। दैट शुड बी द कीप इट इन माइंड, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ है। तो आई होप आज के सेशन में इस डायग्राम के हेल्प से यू ऑल हैव अंडरस्टूड काउंटर करंट मैकेनिज्म, कैसे फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है और कैसे यूरिन का कंसंट्रेशन, यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म्ड होता है और फाइनली जो है वो आपका कलेक्टिंग डक्ट से बाहर इसको एक्सपेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और कल के सेशन में नई कॉन्सेप्ट्स के साथ हम मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।